गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने इसमें सबसे पहले समझा था कि थेराप्यूटिक एक्सरसाइज क्या होता है। ठीक है, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज का सिंपल मीनिंग है प्लान्ड और सिस्टमिक बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ का यूज़ करके पेशेंट की फ़िज़िकल फंक्शन और इम्प्रूव करना। ठीक है, पेशेंट की फ़िज़िकल फंक्शनल मूवमेंट को इम्प्रूव करना किसके थ्रू? एक्सरसाइजेस के थ्रू। ठीक है, और डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करना ये काम होता है। फिज़ियोथेरेपी में एक्सरसाइज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि फिज़ियोथेरेपी में एक्सरसाइज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हर पेशेंट को सेम एक्सरसाइज नहीं दी जा सकती है ना। ये भी हम जानते हैं कि हर एक पेशेंट को सेम एक्सरसाइजेस नहीं दी जाती हैं। हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग, उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फंक्शनल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी एक्सरसाइज सेलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब इसके 3 मेजर पार्ट कौन से थे? पहला था हमारा टेक्निक, दूसरा था हमारा इफ़ेक्ट्स और तीसरा था हमने पढ़ा था थेराप्यूटिक यूजेस। ठीक है, तो अब ये तीनों क्या होते हैं? पहला हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्निक। टेक्निक के ऊपर क्लासिफिकेशन बेस्ड है, तो पहले हम ये देखते हैं टेक्निक्स। तो टेक्निक क्या होती है? टेक्निक का मतलब है एक्सरसाइज किस तरह परफॉर्म करवाई जा रही है। टेक्निक का मतलब क्या होता है कि एक्सरसाइज किस तरह परफॉर्म करवाई जा रही है। ठीक है, इस बेसिस पर हम मेनली 5 टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे एक्टिव एक्सरसाइज, असिस्टेड एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज, रेसिस्टेड एक्सरसाइज, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। अब मैंने इसमें आपको क्या बताया था? एक्टिव एक्सरसाइज में क्या होता है? एक्टिव एक्सरसाइज में मूवमेंट पेशेंट खुद परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है? एक्टिव मतलब फ्रीली मूवमेंट करना, मतलब पेशेंट खुद एक्टिव होकर मूवमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी थेरेपिस्ट या फिर अदर पर्सन की नीड नहीं होती कि उसको मूवमेंट करवाए। ठीक है, पेशेंट फ्रीली मूवमेंट खुद ही करता है। ठीक है, अपनी मसल पावर को यूज़ करके। जैसे एग्ज़ाम्पल में भी मैंने आपको बताया था कि कोई पेशेंट जो है बेड पर लेटा हुआ है, ठीक है, या फिर बैठा हुआ है और अपने नी को खुद ही स्ट्रेटन करने की कोशिश कर रहा है और वो कर भी रहा है। ठीक है, एक्टिवली वो अपने नी को मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अपनी मसल पावर को यूज़ कर रहा है, अपनी मसल से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक्टिव एक्सरसाइजेस में आता है। ठीक, नेक्स्ट है, इसका यूज़ उन पेशेंट में होता है जहाँ मसल में सफिशिएंट स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्टिव नी एक्सटेंशन खुद ही कर सकते हैं, नी एक्सटेंशन वो खुद कर सकते हैं। शोल्डर मूवमेंट भी वो खुद कर सकते हैं, एक्टिवली कर सकते हैं। एक्टिव एंकल मूवमेंट, अपने एंकल को मूव कर सकते हैं एक्टिवली। ठीक है, एक्टिव स्ट्रेट लेग मूवमेंट डिपेंडिंग ऑन पेशेंट एबिलिटी। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट क्या होता है? वो खुद से अपने लेग को स्ट्रेट कर सकते हैं। पेशेंट इतना एबल होता है कि वो अपने पैरों को खुद सीधा कर सके, मूवमेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका असिस्टेड एक्सरसाइज। असिस्टेड एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? इस एक्सरसाइज में पेशेंट खुद मूवमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें क्या होता है? असिस्टेड में क्या होता है कि पेशेंट खुद मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए थेरेपिस्ट या अनदर पर्सन या एक्सटर्नल सपोर्ट की हेल्प होती है। ठीक है, अब पेशेंट क्या है? वो खुद ही मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको
अदर सोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे थेरेपिस्ट की ज़रूरत हो जा रही है, अदर पर्सन की नीड हो रही है उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट शोल्डर को ऊपर उठाना चाहता है लेकिन मसल वीक है और वो कंप्लीट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो थेरेपिस्ट उस मूवमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब जैसे पेशेंट ने खुद ही, ये तो शोल्डर का था, ठीक है, अगर मैं कहूँ पेशेंट अपने नी को, ठीक है, अपने लेग को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है और उठा भी ले रहा है, लेकिन उसकी मसल जो हैं वीक हैं, ठीक है, तब ऐसे में थेरेपिस्ट हेल्प करेगा। ठीक है, कर भी रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उसमें थेरेपिस्ट हेल्प करेगा और अनदर पर्सन की भी नीड होती है, ठीक है, मूवमेंट करने में। जैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, पेशेंट क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बट असिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, इसीलिए एक्टिव प्लस हेल्प असिस्टेड एक्सरसाइज ये स्पेशली उन पेशेंट के लिए यूज़फुल हो सकती हैं जहां मसल स्ट्रेंथ मूवमेंट के लिए सफिशिएंट ना हो, मसल की पावर स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर ना हो मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव एक्सरसाइज। तो पैसिव एक्सरसाइज में क्या होता है, पैसिव एक्सरसाइज में मूवमेंट पेशेंट खुद एक्टिवली परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, मूवमेंट थेरेपिस्ट या एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर पेशेंट का लेग वीक है और पेशेंट खुद नी को मूव नहीं कर पा रहा, तो थेरेपिस्ट जेंटली नी को मूव कर सकता है। ठीक है, तो थेरेपिस्ट क्या करता है, खुद ही नी को जेंटली मूव करेगा। यहाँ पेशेंट की मसल एक्टिविटी मिनिमम या एब्सेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, इसके बाद हमारा था रेसिस्टेड एक्सरसाइजेस। रेसिस्टेड एक्सरसाइजेस में हमने क्या देखा था कि इस एक्सरसाइज में पेशेंट मूवमेंट करता है, लेकिन मूवमेंट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस दिया जाता है। मतलब रेसिस्टेंस डिफरेंट वे से प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे वेट, फिर रेसिस्टेंस बैंड, मैनुअल रेसिस्टेंस मशीन से, या फिर डिपेंडिंग ऑन द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू रेसिस्टेंस दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर पेशेंट एल्बो को फ्लेक्स कर रहा है और थेरेपिस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टेंस दे रहा है, तो क्या होगा, रेसिस्टेड एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। इसमें क्या था कि पेशेंट मूवमेंट खुद इनिशिएट करता है, लेकिन मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए थेरेपिस्ट या एक्सटर्नल असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पेशेंट अपना आर्म खुद ऊपर ले जा रहा है, लेकिन लास्ट पार्ट ऑफ द मूवमेंट में पेशेंट वीकनेस की वजह से थेरेपिस्ट हेल्प करता है। देखो क्या होता है कि पेशेंट अपने आर्म को खुद ऊपर ले जा रहा है, लेकिन वीकनेस की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इस ऐसे में थेरेपिस्ट हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इफ़ेक्ट। तो इसमें आपका पहला दिया हुआ है इंक्रीज स्ट्रेंथ। ठीक है, ज़्यादा बड़े में नहीं जाएंगे, बस खाली छोटे छोटे में हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि इंक्रीज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, रेगुलर अप्रोप्रिएटली प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज से मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इम्प्रूव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन का मतलब है जॉइंट की मूवमेंट मतलब जॉइंट कितनी मूवमेंट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नी नॉर्मली बेंड और स्ट्रेटन होता है, अगर स्टिफनेस की वजह से मूवमेंट कम हो गई है, तो अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक एक्सरसाइज और मोबिलिटी एक्सरसाइज के थ्रू रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने का गोल रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इम्प्रूव सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, रिड्यूस पेन एंड मसल स्पाज्म, इम्प्रूव फंक्शन, प्रिवेंट डिफॉर्मिटी एंड कॉन्ट्रैक्चर,
फिर प्रोमोट जनरल हेल्थ, एंड इसके बाद था बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक यूजेस। तो इसमें पहला था आपका इंक्रीज़ और मेंटेन मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, वीक मसल के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे लोअर लिम्ब वीकनेस में अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट था आपका टू इंक्रीज टू और मेंटेन रेंज ऑफ मोशन, फिर इम्प्रूव पोस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स, इम्प्रूव बैलेंस कोऑर्डिनेशन एंड गेट्स, रिड्यूस पेन स्पाज्म एंड स्टिफनेस, इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट। ठीक है, ये सब थे इसमें। तो ये हमने किस में पढ़ा था क्लास, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और क्या था हमारी प्रीवियस क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है एक्टिव मूवमेंट फिज़िकल थेरेपी और एक्सरसाइज दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्या हैं, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेंट अपने मसल्स को खुद यूज़ करके मूवमेंट परफॉर्म करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट खुद अपनी मसल को यूज़ करके मूवमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में हमारी क्या दिया हुआ है, एक्टिव मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट परफॉर्म वॉलंटरली बाय द पेशेंट यूजिंग देयर ओन मस्कुलर एफर्ट विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस। मतलब जब पेशेंट अपनी मर्जी से अपनी मसल की पावर यूज़ करके बॉडी के किसी पार्ट को मूव करता है, उसे एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं अपना हाथ खुद ऊपर रेज़ करती हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने हाथों को खुद ऊपर रेज़ करती हूँ तो ये एक्टिव मूवमेंट है। जैसे अभी आप लोग अपने हाथों को खुद उठाएंगे, पैरों को खुद उठाएंगे, ठीक है, किसी की विदाउट हेल्प लिए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव मूवमेंट कहेंगे। अगर मैं अपनी एल्बो खुद बेंड करती हूँ, दैट्स ऑल्सो एन एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, आप जैसे मैं खुद ही अपने एल्बो को बेंड कर रही हूँ, खुद ही सीधा कर रही हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्टिव मूवमेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट मूवमेंट करने के लिए पेशेंट की ओन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट करने के लिए पेशेंट की ओन मसल कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्टिव मूवमेंट के एग्जांपल्स हैं कुछ, ठीक है, एक्टिव मूवमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा रेजिंग द आर्म, बेंडिंग द एल्बो, स्ट्रेटनिंग द एल्बो और लिफ्टिंग द लेग और टर्निंग द नेक। कि एक्टिव मूवमेंट में थेरेपिस्ट पेशेंट के लिम्ब को मूव नहीं कर रहा होता है, पेशेंट खुद मूवमेंट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, पावर एंड वर्क। सेकंड दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, पावर एंड वर्क। तो पहला क्या है आपका, स्ट्रेंथ, मसल या मसल ग्रुप की मैक्सिमम फोर्स जनरेट करने की एबिलिटी। क्या होता है इसमें, मसल या मसल ग्रुप की मैक्सिमम फोर्स जनरेट करने की एबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है तो उसके मसल को सफिशिएंट स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, भारी भरकम कोई सामान उसको उठाना है, तो उसको क्या होगा, मसल की सफिशिएंट स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ठीक है, मतलब कि मसल की अच्छी खासी उसे स्ट्रेंथ मतलब पावर चाहिए। फिज़िकल थेरेपी में मसल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिज़िकल थेरेपी हो गई या फिर कोई भी एक्टिविटी हो गई, इसमें हमें मसल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज वीक मसल नॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती। वीक मसल्स क्या होती हैं कि नॉर्मल फंक्शन मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। जैसे सपोज़ कि पेशेंट को अपना लेग बेड से लिफ्ट करना है,
मान लीजिए कि पेशेंट को क्या करना है, अपने लेग को बेड से लिफ्ट करना है। अगर क्वाड्रिसेप्स और हिप मसल्स सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग हैं, पेशेंट ईजिली मूव परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, अगर मसल वीक है तो मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिंपल है। अगर पेशेंट को अपने बेड से पैर को लिफ्ट करना है या फिर अलग हटाना है, ठीक है, या फिर ऊपर रखना है बेड के ऊपर या बेड से नीचे रखना है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो मसल्स हैं अगर वो वीक हैं तो नहीं हो पाएगा, वो ऊपर नहीं रख पाएगा। और अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो वो फ्रीली एक्टिवली मूवमेंट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पावर। पावर में क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेंथ मीन्स हाउ मच फोर्स अ मसल कैन प्रोड्यूस। स्ट्रेंथ का मीन क्या होता है, मसल्स कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही हैं, कितनी फोर्स, हाउ मच फोर्स अ मसल कैन प्रोड्यूस, कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं मसल। मतलब पावर मीन्स क्या होता है, पावर मीन्स हाउ क्विकली दैट फोर्स कैन बी प्रोड्यूस। पावर मीन्स क्या है, हाउ क्विकली मतलब कितना जल्दी फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, जैसे 2 पर्सन हैं, एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, 2 पर्सन है। ठीक है, पर्सन अ हैवी वेट लिफ्ट। एक पर्सन जो पर्सन ए है, ठीक है, हमारे पास 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए ने क्या किया, हैवी वेट लिफ्ट किया। ठीक है, हैवी वेट लिफ्ट करता है वो भी स्लोली। ठीक है, लेकिन कैसे कर रहा है, स्लोली कर रहा है। पर्सन बी सेम टाइप का फोर्स वेरी क्विकली जनरेट कर लेता है। ठीक है, पर्सन बी क्या करता है कि वही सेम जितना वेट वो बियर कर रहा है उतना ही वेट वो भी बियर कर रहा है, लेकिन वो क्विकली कर लेता है। और पर्सन ए क्या करता है, स्लोली करता है। यहाँ पावर इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है इसका, पावर इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम। यानी सेम वर्क अगर कम टाइम में परफॉर्म किया जाए तो पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कम समय में सेम वर्क अगर किया जाए तो परफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया, सेम वर्क अगर कम टाइम में परफॉर्म किया जाए, ठीक है, एक ही जो काम है वो सेम टाइम में किया जाए और एक स्लो हो रहा है और एक फास्ट हो रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, पावर ज़्यादा लगेगी और वो ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल से अगर मैं बताऊं तो जैसे रनिंग, जंपिंग, क्विकलिंग, ठीक है, और क्विकली स्टैंड होना या फिर क्विकली सिट होना, जैसे चेयर पे बैठना और जल्दी से खड़े हो जाना। इन एक्टिविटीज़ में पावर इम्पॉर्टेंट होती है। इन एक्टिविटीज़ में क्या होती है, पावर इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है वर्क। वर्क क्या है, फोर्स अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस। इसमें क्या है, अगर पेशेंट एक वेट को फोर्स अप्लाई करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मूव करता है तो वर्क परफॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वर्क परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें याद रखने वाली बातें हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम फोर्स लगता है। और पावर क्या है, फोर्स कितनी क्विकली प्रोड्यूस हो रहा है या फिर हुई है। वर्क कितना, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये 3 टर्म्स मसल परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है एंड्योरेंस। अब आते हैं अपने एंड्योरेंस पे। तो एंड्योरेंस क्या है, मसल या मसल ग्रुप की रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन को लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन करने की एबिलिटी विदाउट एक्सेसिव फटीग। मतलब मसल कितनी देर तक कंटिन्यूसली या रिपीटेडली काम कर सकती है विदाउट गेटिंग टायर्ड क्विकली, दैट्स एंड्योरेंस। ठीक है, बिना थके मसल कंटिन्यूसली कितनी देर तक काम कर सकती है, बेसिकली इसका मतलब ये है, और रिपीटेडली काम कर सकती है। ठीक है, अगर पेशेंट 2 से 3 रिपीटिशन के बाद ही मसल फटीग फील करता है,
ठीक है। अगर पेशेंट को कोई एक्सरसाइज करवाई जा रही है और उससे 2 से 3 रिपीटेशन करा दिए गए, उसके बाद उसकी मसल्स फटीग फील कर रही हैं, तो उसकी मसल एंड्योरेंस लो हो सकती है, उसकी मस्कुलर एंड्योरेंस कैसी हो सकती है, लो हो सकती है। लेकिन अगर पेशेंट सेम मूवमेंट को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है विदाउट सिग्निफिकेंट फटीग, तो एंड्योरेंस बेटर है। वो बिना थके हुए सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, वो भी रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो और उसकी मसल्स वीक नहीं हो रही हैं, तो यानी कि उसका एंड्योरेंस बेटर है। जैसे मैं आपको जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं उसके एग्जांपल दे रहे हैं। वॉकिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, और रिपीटेडली क्लाइंबिंग स्टेयर, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना और बहुत दूर तक जाना, ठीक है। साइकिलिंग करना, रिपीटेड आर्म मूवमेंट, अपने आर्म के मूवमेंट को रिपीटेड करना। इन एक्टिविटीज़ में सिर्फ स्ट्रेंथ इनफ नहीं होती, एंड्योरेंस भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है मसल एक्शन। क्या आता है? मसल एक्शन। मसल एक्शन में दिया हुआ है आपकी, मसल एक्शन में आपका दिया हुआ है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, ठीक है। तो अब हम इन्हें समझेंगे। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और सर्कमडक्शन को अब हम समझने वाले। तो पहले हम बात करेंगे फ्लेक्शन की। फ्लेक्शन मीन्स डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। दो बॉडी पार्ट के बीच के एंगल को डिक्रीज करना, डिक्रीजिंग होना या फिर डिक्रीज करने को क्या कहते हैं? फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपनी एल्बो को बेंड कर रहे हैं आप लोग, अपनी एल्बो को बेंड करें। जब एल्बो बेंड होगी, जब एल्बो बेंड होती है और ऊपर आर्म, जो अपर आर्म है आपका, फोर आर्म के बीच का एंगल डिक्रीज़ होता है। अब आप लोग बैठे बैठे एक काम करिए कि आप लोग अपना एल्बो बेंड करिए, ठीक है। अपना एल्बो बेंड करिए। आप अपने जो हाथ को है, पाम जो है आपका, अपने एल्बो की तरफ, उसको शोल्डर की तरफ ले जाइए। तो जो आपके बीच का एंगल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फ्लेक्शन, ठीक है। बेंडिंग ऑफ एल्बो, एल्बो फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल, हिप को फॉरवर्ड बेंड करिए, मतलब हिप को फॉरवर्ड बेंड करिए, ठीक है। और ये क्या है? ये भी एक फ्लेक्शन है, क्योंकि एंगल डिक्रीज़ हो रहा है। आप अपने आप को अपने पैरों की तरफ ले जाइए, ठीक है, झुकिए, तो क्या होगा? आपके हिप का एंगल जो है डिक्रीज़ होगा, तो ये भी एक फ्लेक्शन है, ठीक है। फ्लेक्शन मीन्स क्या होगा? सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो एंगल डिक्रीजेस होता है। और अब आते हैं एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट। तो दो बॉडी पार्ट के बीच का जो एंगल है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे अभी हमने अपने एल्बो को बेंड किया था, अब हम अपने एल्बो को स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? एक्सटेंशन कहेंगे, ठीक है। आप क्या कहेंगे इसको? एक्सटेंशन में ये काउंट किया जाता है, ठीक है। बेंडिंग एल्बो फ्लेक्शन और स्ट्रेटनिंग एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन मीन्स फोल्ड करना, अपने एंगल को डिक्रीज़ करना, और एक्सटेंशन मीन्स स्ट्रेट करना। आप इमेज में भी देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अबडक्शन। अबडक्शन में क्या है? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मिड लाइन मतलब बॉडी के सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन, बॉडी के सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन। जैसे आप अपना आर्म साइड में रेज़ करते हैं, जब आर्म बॉडी के सेंटर में, सेंटर से अवे मूव करता है, दैट्स अबडक्शन। ये क्या है? ये अबडक्शन है। रेजिंग द आर्म साइड अवे, साइडवेज, शोल्डर अबडक्शन, ठीक है। अभी अबडक्शन का क्या समझे आप? अवे फ्रॉम मिड लाइन। देखिए इसमें, इस इमेज में क्या दे रहा है? उसने अपने मिड लाइन से दोनों हाथों को साइड में कर रखा है, तो ये क्या है? अबडक्शन है। अब आते हैं अडक्शन पे। अडक्शन क्या होता है? अडक्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ अ पार्ट
टूवर्ड्स द मिड लाइन। मतलब अभी हमने हाथों को ऊपर किया था, ये मिड लाइन के अवे था, ठीक है। अब हम मिड लाइन के पास लेके आ रहे हैं अपने हाथों को, ठीक है। ये है अडक्शन। ये सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल बता रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप अपने आर्म को साइड से वापस बॉडी के पास ला रहे हैं, ऐसे आप खड़े होके भी कर सकते हैं। जब आप खड़े हैं तो अपने पैरों को एक दूसरे के अपोजिट ले जाइए, जितना अपोजिट आप ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका अबडक्शन हो गया। अब अपनी बॉडी के मिड लाइन के बराबर पे लेके एकदम सीधे खड़े हो जाइए, ये क्या हो गया, अडक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रोटेशन। अब रोटेशन मूवमेंट ऑफ अ बोन अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मतलब आप अपना हेड राइट और लेफ़्ट टर्न करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, आप अपने हेड को राइट और लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं, मतलब इस तरफ घुमा रहे हैं, उस तरफ घुमा रहे हैं, ठीक। ये रोटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे टर्निंग द हेड टू द राइट रोटेशन, फिर उसके बाद लेफ़्ट। शोल्डर और हिप जॉइंट पर भी रोटेशन मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या है, सर्कमडक्शन है आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ ये एक सिंगल मूवमेंट नहीं होता। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन। जब हम आर्म को सर्कुलर पैटर्न में मूव करते हैं तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मूवमेंट कंबाइंड होते हैं। ऐसे में क्या होता है, मल्टीपल मूवमेंट कंबाइंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मूविंग द आर्म इन अ सर्कुलर, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूसिंग अ सर्कुलर मूवमेंट। देखो अपने आर्म को चारों तरफ घुमाना, ये क्या है, सर्कमडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज्ड मसल्स परफॉर्मेंस। तो कुछ कॉजेज़ दिए हुए हैं जिसकी वजह से मसल परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। पहला है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, और अर्थराइटिस, इन्फेक्शन, अदर सिम्टमिक डिजीज़ के अकॉर्डिंग मसल वीकनेस या पुअर मूवमेंट डेवलप होती है। इमोबलाइजेशन, डिसयूज़ और इमोबलाइजेशन, अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक मूवमेंट नहीं करता तो मसल वीक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसका लेग फ्रैक्चर हो गया है और प्लास्टर लग गया है, कुछ टाइम तक लेग प्रॉपरली यूज़ नहीं होगा। इस प्रोलॉन्ग्ड इमोबलाइजेशन की वजह से मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी को इमोबलाइजेशन या फिर डिसयूज़ वीकनेस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग में क्या है, एजिंग के साथ नेचुरली मसल मास डिक्रीज़ होता है, मसल्स स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती हैं, फिज़िकल परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो मसल परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। स्पेशली प्रोटीन डेफिशिएंसी मसल मास और स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है पेन। पेन भी मसल्स परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर सकती है। सपोज़ पेशेंट के नी में सीवियर पेन है, ठीक है, पेशेंट नेचुरली उस लेग को कम मूव करेगा बिकॉज मूवमेंट पेनफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है फटीग में पेशेंट सेम लेवल का मस्कुलर एफर्ट मेंटेन नहीं कर पाता। अगर कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं, इनिशियली मूवमेंट इजी होता है, बट रिपीटेड मूवमेंट के बाद मसल टायर्ड होने लगती हैं, दैट्स मसल फटीग। नेक्स्ट है पुअर सर्कुलेशन। मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन में ब्लड सप्लाई की थ्रू मिलती है, ठीक है। अगर सर्कुलेशन पुअर है तो मसल को एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, इससे मसल परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है
एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हाइपोथायरॉयडिज्म और डायबिटीज़ मेलाइटस। इन कंडीशन में मसल वीकनेस या फटीग डेवलप होती है। नेक्स्ट है मेडिकेशन में कुछ मेडिसिन्स मसल्स फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन मेडिकेशन में कंट्रीब्यूट तो मसल वीकनेस और रिड्यूस परफॉर्मेंस होती है। इसीलिए पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकेशन हिस्ट्री लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन और फियर भी पेशेंट की फ़िज़िकल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। कभी कभी मसल एक्चुअली कैपेबल होती हैं बट पेशेंट पेन के फियर या लो मोटिवेशन की वजह से फुल एफर्ट नहीं देता। नेक्स्ट है हाँ, तो हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, आज हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा पेशेंट वॉलंटरली अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ पढ़ा, फिर पावर पढ़ा हमने, इसमें वर्क पढ़ा, ये सब हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, सो स्टूडेंट एक्टिव मूवमेंट को समझना फिज़िकल थेरेपी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थ्रू एक्टिव मूवमेंट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इफ़ेक्टिवली अ पेशेंट कैन बी वॉलंटरली यूज़ देयर मसल। जब हम पेशेंट का मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसकी स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस और मसल फंक्शन के बारे में आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।